हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौर्य काल की, और इसी संदर्भ में जानकारी के जो स्रोत है उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने पुरातात्विक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साहित्यिक साक्ष्यों की हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोग चल रहे थे पुरातात्विक साक्ष्यों की, हम लोग चर्चा कर रहे थे, और पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने बात करी थी अभिलेखों की। अभिलेख क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में हमने बात की। अभिलेखों के कितने प्रकार हुए वो भी हमने सारी बात कर ली, कि कौन कौन से अभिलेख हो सकते हैं। ये सारी चर्चा हम लोग हमारी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा मैं, कि अभिलेख, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, लेकिन बेसिक जो जितनी मूल जो बातें हैं वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभिलेखों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको अभिलेखों के प्रकार बताए। मैंने कहा शिलालेख होता है, स्तंभ लेख होता है, गुहाभिलेख होता है, मुद्राभिलेख होता है, ताम्रपत्राभिलेख होता है, मृद भांडाभिलेख होता है। मतलब किसी भी कठोर सत्य के ऊपर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। ये सारी बात हम लोग कर चुके थे। चलिए, आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग जल्दी से। अभिलेख, अशोक के अभिलेखों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभिलेखों की खोज कब, अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1750 ईस्वी। देखो, मौर्य काल का समय तो भाई ईसा पूर्व तक का है। 200 माफ कीजिएगा 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व, या 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है मौर्य काल का। इतने लंबे समय बाद में, लगभग 2000 साल ही मान लो आप, है ना, लगभग 2000 साल बाद में जाकर के इन अभिलेखों की खोज हुई है। तो इतने साल तक, इतने समय तक, इतने वर्षों तक अभिलेखों को ढूंढा तो गया होगा, जानकारी लेने का प्रयास तो किया गया होगा। तो मान लेना, ऐसे दिमाग में सपोज कर लेना कि भैया अभिलेखों को खोजने का खूब प्रयास किया, लेकिन अभिलेख खोजते खोजते लोग थक गए। और थकने के बाद में क्या पीते हैं? चाय, है ना, अपने चाय से ही काम चला लो, चाय बढ़िया है। तो चाय को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टी। और आगे शब्द याद रखिएगा, फेनथेलर। तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में किसने की गई थी? टी फेनथेलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों की खोज की। सबसे पहले किस अभिलेख को खोजा गया था? तो याद रखिएगा कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को सबसे पहले खोजा था। किसने खोजा था? टी फेनथेलर ने खोजा था। आगे बात समझ। फिर पढ़ने की बात आई। चलिए, पहले ये समझाता हूं मैं आपको। देखिएगा, कब खोजा गया? तो याद रखिएगा कि 1750 ईस्वी में किसने खोजा? किसने खोजा? तो याद रखिएगा कि टी फेनथेलर के द्वारा, टी फेनथेलर के द्वारा, टी फेनथेलर, टी फेनथेलर द्वारा खोजा गया, ठीक है। सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया? तो याद रखिएगा, चाय कहाँ जाकर के पीनी है? मेरठ में जाकर के पीनी है। दिल्ली होते हुए आपको जाना है, तो दिल्ली मेरठ याद रखिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ, सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। सर्वप्रथम कौन से को? दिल्ली मेरठ वाले को खोजा। तो खोजा पहले है, पढ़ेंगे बाद में। इसको पढ़ने का जो है सफल प्रयास किसने किया? अभी जो है फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि अशोक के अभिलेखों विकुटन किसने किया? विकुटन का मतलब यही होता है कि पढ़ना, ठीक है ना। तो कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर आपको शब्दों के फेरबदल में उलझाने का प्रयास करता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहले खोजा, उसके बाद में पढ़ेंगे ना,
है ना। तो नंबर 1 खोजा कब, पढ़ा किसने। और नंबर तीसरा प्रश्न आता है, माफ कीजिएगा, तीसरा प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि पढ़ा कब, पढ़ा कब, विकुटन किसने किया, विकुटन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा पढ़ा कब बाद में तो पढ़ेंगे, पहले खोजेंगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 17 के बाद क्या आता है बेटा 18। ठीक है ना, तो 1837 याद रखिएगा, क्या 1837 ईस्वी। और किसने पढ़ा, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम, भाई इतने समय तक लगभग 100 वर्ष बीत चुके थे। कितने वर्ष, लगभग 100 वर्ष बीत चुके थे। 1750 से 1837, लगभग 100 वर्ष मान लो आप। ठीक है ना, 100 वर्ष बीत चुके थे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति पढ़ने में सफल ही नहीं हुआ। और जब कोई व्यक्ति इस दौरान यदि पढ़ेगा, सफल होगा, तो उसमें अपने आप राजकुमार वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी, अपने आप में राजकुमार वाली फीलिंग आएगी, यस और नो। तो जेम्स प्रिसेप, क्या याद रखिएगा, जेम्स प्रिसेप, है ना, क्या याद रखेंगे आप, सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने, जेम्स प्रिसेप ने, देखिएगा कौन सा, प्रिंस याद रखिएगा, है ना, प्रिंस, प्रिंस सिर के ऊपर क्या लगाता है बेटा, टोपी, क्या लगाता है, टोपी लगाता है, यस और नो। तो याद रखिएगा दिल्ली टोपरा को, कौन से को, दिल्ली टोपरा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिसेप ने दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, टोपरा स्तंभलेख को पढ़ा, स्तंभलेख को पढ़ा। ठीक है, आगे बात समझ में। सर्वप्रथम कौन से को पढ़ा गया, ये प्रश्न आता है आपका, दिल्ली टोपरा। सर्वप्रथम कौन से को खोजा गया, दिल्ली मेरठ। किसने खोजा है, टी फेनथेलर ने। पढ़ा किसने है, जेम्स प्रिसेप ने। किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिसेप ने। आगे हम बात कर लेते हैं, भाई पढ़ा तो कोई ना कोई लिपि भी होगी, है ना। अभिलेखों की लिपि कौन सी है, अभिलेखों की, इन अभिलेखों की लिपि कौन सी है। तो याद रखिएगा 4 लिपियां विशेष रूप से, कितनी लिपियां, 4 लिपियां। कौन कौन सी बेटा, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ये 4 लिपियां थी इसकी। कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ये 4 लिपियां हैं। किसके अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों की। ब्राह्मी की यदि हम बात करें तो कहां से कहां, बाएं से दाएं लिखी जाती है, कहां से कहां, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि खरोष्टी की यदि हम बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, दाएं से बाएं। और ग्रीक और आरमाइक जो लिपियां होती है वे वस्तुतः यूनानी लिपियां होती थी, जो उर्दू भाषा की तरह, कौन सी भाषा की तरह, उर्दू भाषा की तरह लिखी जाती थी। ठीक है, आगे बात क्लियर। तो याद रखिएगा लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। ये 4 लिपियां वस्तुतः मानी जाती है। ब्राह्मी कहां से कहां लिखी जाती है, देखिएगा, याद रखिएगा कि ब्राह्मी बाएं से दाएं, ब से बे याद रखिएगा, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी की याद रखना कि इसका जस्ट अपोजिट कर दो, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, देखो खोजा कब गया है, 1750 ईस्वी में खोजा गया है। किसने खोजा है, टी फेनथेलर ने खोजा है। कौन से को खोजा है, सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ वाले को। कौन से को, दिल्ली मेरठ वाले को। फिर यदि हम बात करें पढ़ा कब,
तो 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन से वाले को? दिल्ली टोपरा को। इसकी लिपियों की बात पूछ ली जाए तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। ब्राह्मी कहाँ? बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, ये जो है लिपियां लिखी जाती। अगली हम लोग देखो थोड़ी सी यहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों की कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, भाषा कौन सी थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, प्राकृत भाषा है। कौन सी भाई? प्रकृति के द्वारा लगाया गया। देख रहे हो, प्राकृतिक थे बहुत, ऐसे सोच लेना, है ना। प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा बेटा? प्राकृत भाषा, ठीक है। और प्राकृत भाषा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अर्धमगधी। क्या याद रखेंगे? अर्धमगधी, अर्धमगधी। कौन सी भाषा बेटा? अर्धमगधी या प्राकृत भाषा। अर्धमगधी या प्राकृत भाषा, ये विशेष महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अभिलेखों की, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हमें, इन अभिलेखों की हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से मौर्य काल के दौरान विशेष रूप से जो ध्यान से सुनना, जो आपके प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनेंगे? आपके शिलालेखों से बनेंगे, पूछा जा सकता है। स्तंभ लेख से प्रश्न बन सकता है, गुहाभिलेख से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। संख्या पूछी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है ना। शिलालेखों की क्या, उसमें क्या क्या विषय वस्तु है थोड़ी सी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब मौर्यकालीन कला संस्कृति की बात करेंगे तो थोड़ा और मैं इनको डिटेल में लेने वाला हूँ। अभी हम केवल और केवल बेसिक सामान्य जानकारी इसकी ले रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अभिलेखों के प्रकार, अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेखों की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मौर्यकालीन अभिलेखों में कौन कौन सी चीजें? पहली बात, कौन कौन सी चीजें? तो सबसे पहले याद रखिएगा शिलालेख। सबसे पहले आपके क्या है? शिलालेख है। सबसे पहले क्या है? शिलालेख है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे स्तंभ लेख की। नंबर 2 पे हम किसकी बात करेंगे? स्तंभ लेख की। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे गुहाभिलेख। गुहाभिलेख। देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें शिलालेखों की, तो शिला क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें, और चट्टानों को काट करके, ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी और इन चट्टानों को मौर्य काल में काट करके अगला भाग सपाट करवा के, या फिर कोई पहाड़ी का भाग है तो उसके अगले भाग को क्या करवा दिया जाता था? सपाट करवा दिया जाता था। यदि आपने भाबरू बेराट वाले को देखा है, कभी भाबरू बेराट पहाड़ी के ऊपर गए आप, तो आप वहाँ देखिएगा कि बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके अगला जो हिस्सा सपाट करवा दिया जाता था। अब तो खैर वहाँ पर नहीं है, उसको काट लिया गया, जहाँ पर शिलालेख लगाया गया था, लघु शिलालेख मिलता है भाबरू बेराट से, ठीक है। तो वो अब तो खैर जो है कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिलालेख का मतलब क्या है? कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, बड़ी बड़ी, इस प्रकार से। किस प्रकार के से बेटा? इस प्रकार से बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, ठीक है। और इन चट्टानों को काट करके इसका अगला जो हिस्सा है, इसका जो अगला ये वाला जो भाग है, इस अगले भाग को सपाट करवा दिया जाता था। और सपाट करवाने के बाद अशोक ने अपनी आज्ञाओं को इसके ऊपर क्या करवा दिया? उत्कीर्ण करवा दिया, ठीक है ना। अपनी आज्ञाओं को इसके ऊपर क्या कर दिया बेटा? उत्कीर्ण करवा दिया, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है, ये शिलाओं के ऊपर लिखे गए, शिलाओं के ऊपर लिखे गए, ये इसीलिए क्या कहलाए? ये शिलालेख कहलाए। क्या कहलाए? आपके शिलालेख कहलाए। याद रखना, शिलालेख क्या होते हैं? शिलाओं के ऊपर लिखे गए। क्या किसके ऊपर लिखे गए? शिलाओं के ऊपर लिखे गए। अब यदि हम बात करें शिलालेखों के प्रकारों की, तो देखना शिलालेखों के जो प्रकार है वो शिलालेखों के 2 प्रकार माने जाते हैं सामान्यतः का 2 ही होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका वृहद शिलालेख, बड़ा, और एक आपका होता है लघु शिलालेख। ये क्या होता है बेटा? लघु शिलालेख। एक आपका क्या होगा? वृहद शिलालेख, और दूसरा आपका क्या होगा? लघु शिलालेख। 2 प्रकार हैं इसके। एक आपका क्या है? वृहद शिलालेख, दूसरा कौन सा है? लघु शिलालेख। कैसे? लघु मतलब छोटे और वृहद का मतलब बड़ा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वृहद शिलालेखों की संख्या पूछ ली जाती है। अब देखो संख्या समझना, जैसे ये बड़ा शिलालेख है, मैंने जो आपके सामने बनाया ना डायग्राम, ये किसका है? वृहद शिलालेख का। तो इस वृहद शिलालेख के अगले भाग को सपाट करवाने के बाद में यहाँ पर कुछ 14 लाइनें लिखवाई गई। कितनी लाइनें? 14 लाइन। हालांकि लाइन संख्या 11, 12, 13 जो है वो कलिंग से नहीं मिलती। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से स्थानों से मिलते हैं हमें वृहद शिलालेख। 8 स्थान है। कितने स्थान है? 8 स्थान है। उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दें कि कुल 14 लाइन है। इस एक लाइन का मतलब क्या है? आपका एक शिलालेख है। इस एक लाइन का मतलब ही क्या है? आपका एक शिलालेख है। और कितने स्थानों से मिलते हैं? तो 8 स्थानों से। दिमाग में अब ऐसे मत रख लेना कि भाई वृहद शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 है, तो इसका मतलब 14 स्थान से नहीं। यहाँ 14 शिलालेखों का मतलब है कि लाइनें कितनी है। तो लाइन, प्रत्येक एक लाइन एक शिलालेख के रूप में गिनी गई है, मानी गई है। एक लाइन, इसका मतलब एक क्या है? शिलालेख है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना बेटा? इनकी पूछ ली जाती है आपसे संख्या। क्या पूछ ली जाती है? संख्या पूछ ली जाती है। तो संख्या कितनी है? 14 है। कितनी संख्या है? 14 है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि वृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिलते हैं। अभी स्थानों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिलते हैं? तो याद रखिएगा, कितने स्थानों से मिलते हैं बेटा? 8 स्थानों से मिलते हैं। कौन कौन से 8 स्थान है उसके बारे में भी अभी मैं आपको यहीं क्लास में याद करवा दूंगा। दूसरी बात करते हैं लघु शिलालेखों की। लघु शिलालेखों की, तो लघु शिलालेखों की तो याद रखिएगा मूल रूप से स्थान पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे बेटा? स्थान। लघु शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं? तो याद रखना कि लघु शिलालेख जो है कितने से मिले हैं बेटा? 17 स्थानों से मिलते हैं। कितने स्थानों से मिलते हैं? 17 स्थानों से। दूसरा, इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपकी संख्या पूछी जाएगी नहीं वैसे, है ना। तो याद रखना कि संख्या जो है फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब निर्धारित नहीं है। कैसे निर्धारित नहीं है? कैसे निर्धारित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कई लघु शिलालेख ऐसे मिले हैं जिसपे 2, 3, 4 लाइनें लिखी हुई है। कई लघु शिलालेख ऐसे हैं जिसपे 1 या 2 लाइनें लिखी हुई है ना। तो इसलिए फिक्स नहीं है, संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन कितने स्थानों से मिलते हैं हमें? ये 17 स्थानों से मिलते हैं। कितने स्थानों से मिलते हैं? 17 स्थानों से। आपका जो प्रश्न आता है ना, क्योंकि यहाँ पर लघु शिलालेखों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो प्रश्न आता है वो कहां से आता है बेटा? वृहद शिलालेख से ही प्रश्न पूछा जाता है। स्थान पूछ लेंगे, संख्या पूछ लेंगे, ठीक है। लघु शिलालेख में ज्यादा से ज्यादा आपका क्या पूछा जा सकता है? स्थान पूछा जा सकता है। वस्तुतः इसमें कितनी है? 1 या 2 लाइन मिलती है। 1, 2 ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा जो है 5 लाइन है ना, ठीक है। 1-2 लाइन ही मिलती है, ठीक है ना, ठीक है। ये 14 लाइनें हैं, इसलिए इनकी संख्या निर्धारित है। आगे बात समझ में क्लियर है? कौन कौन से स्थान है, क्या है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब थोड़ा सा हम देख लें स्तंभ लेखों को। किसको देखें हम लोग? स्तंभ लेखों को। तो देखिएगा स्तंभ लेख क्या होता है। इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से लंबा सा चौड़ा सा, ये इस प्रकार से है ना स्तंभ होता था, ठीक है। और इस स्तंभ का अगला जो ये ऊपर वाला जो भाग है ये इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। और इन स्तंभों में क्या क्या किया गया बेटा? एक तो नीचे से चौड़े थे और ऊपर की तरफ पतले थे। आगे विशेषताओं की बात करेंगे कला संस्कृति में, ठीक है ना। नीचे से चौड़े, ऊपर से क्या थे? पतले। मैंने प्रतीकात्मक ही चित्र बनाया आपका। और कई जो ऐसे हैं बिल्कुल पूरे के पूरे एक जैसे मिलते हैं, जो छोटे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यह वाला जो भाग है यहाँ पर एक अवांगमुखी कमल का चित्रण मिलता है। अवांगमुखी कमल मतलब क्या है? अधोमुखी कमल, है ना, उल्टा कमल। कैसा कमल बेटा? उल्टा कमल, ठीक है। ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर किसी ना किसी पशु का चित्रण मिलता है। किसी ना किसी क्या है बेटा? पशु का चित्रण मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। फिर इसके ऊपर जो है अशोक ने क्या करवा दी? कुछ लाइनें लिखवा दी थी। अशोक ने क्या लिखवा दी? यहाँ पर लाइनें लिखवा दी। अब यहाँ पर भी इसकी यदि हम चर्चा करेंगे तो वही सेम वाली चीज कौन सी बेटा?
बाकी स्तंभ लेखों की संख्या पूछ ली जाती है। संख्या का मतलब वही लाइनें कितनी है, वही क्या चीज है, लाइनें कितनी है। तो देखो 3 4 7 लाइनें मैंने बना दी। तो इसके भी 2 भाग, कौन से कितने भाग बेटा, एक तो आपका क्या होगा वृहद, मतलब वृहद स्तंभ लेख, बड़ा स्तंभ लेख, और एक आपका क्या होगा बेटा लघु, एक आपका क्या होगा लघु स्तंभ लेख। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वृहद स्तंभ लेखों की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, वृहद की संख्या कितनी है, वृहद की संख्या कितनी है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो 7 है। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। 7 संख्या मतलब लाइनों की संख्या कितनी होगी, यहां पर 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। फिर आपसे यहीं से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि स्थान कितने हैं, क्या चीज बेटा जी, स्थान कितने हैं। तो याद रखिएगा कि स्थानों की संख्या कितनी है, 6 है। संख्या कितनी है, 7 है। कितने स्थानों से मिलते हैं, 6 स्थानों से मिलते हैं वृहद स्तंभ लेख। आगे बात करेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, हम बात जैसे 2 की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, दिल्ली में दिल्ली टोपरा है ना, फिर लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी वाला। ठीक है, ये 6 स्थान हैं, जबकि इस पर लाइनों की संख्या कितनी है, 7। अब इसमें भी महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से केवल एक मात्र ऐसा है जिस पर पूरी 7 लाइनें हैं, बाकी अन्य के ऊपर बाकी अन्य के ऊपर कितनी लाइनें मिलती है, 6 लाइनें। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर यदि हम बात करें लघु स्तंभ लेखों की, तो देखो लघु स्तंभ लेखों की वही वाली बात, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्थान पूछ ले वस्तुतः। तो मूल रूप में लघु स्तंभ लेख जो है वो कितने स्थानों से मिलते हैं बेटा, याद रखिएगा कि 5 स्थान से प्राप्त हुए। कितने, 5। और यदि हम पूछ ले संख्या, क्या पूछ ले, संख्या, तो वही वाली बात, संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, कौन सी वाली, किसी के ऊपर कई लेख वेन भी मिले हैं, है ना, और कई के ऊपर 1 लाइनें हैं, किसी के बाद ऊपर 2 लाइनें हैं, 1 या 2 लाइनें, इस प्रकार की चीजें ही मिलती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसकी स्तंभ लेख में मेन चीजें क्या है। ये वाला जो भाग है ना, ये इसका कहलाता है फलक। क्या कहलाता है, इसका फलक कहलाता है। ऊपर वाला भाग जिसके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई पशु का अंकन, कोई ना कोई पशु का अंकन है, ये क्या कहलाता है, आपका फलक कहलाता है। फिर इसके ऊपर क्या है, पशु का अंकन किया गया है। किसका अंकन किया गया बेटा, पशु का अंकन किया गया है। ये आपकी लाइनें हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये क्या है, आपका अधोमुखी कमल है। क्या है, अधोमुखी कमल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी कमल है ये, अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी का मतलब क्या है, उल्टा कमल है, उल्टा लोटस है। क्या है ना बेटा, उल्टा कमल है। ठीक है, फिर ये इसकी लाइन है। ये वाला जो भाग है ना, इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका कहलाता है यष्टि। क्या कहलाता है बेटा, यष्टि, या इसी को बोलते हैं हम लोग लाट। यष्टि या लाट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये देखो पूरा का पूरा जो ये एक ही टुकड़ा है, ठीक है ना, ये पूरा जो है इस स्तंभ का टुकड़ा क्या है, एक ही है, अलग अलग टुकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एकास्मक पत्थर का प्रयोग किया गया है। एकास्मक पत्थर है ये, क्या है, एकास्मक है ये, एकास्मक पत्थर बोल दो इसको। ठीक है बेटा, क्या बोल देंगे हम इसको, एकास्मक पत्थर। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर यदि हम बात करते हैं तो ये एकास्मक पत्थर कहाँ, चुनार का पीला पत्थर है ये, है ना, चुनार उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है। ठीक है, चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, पीले पत्थर है ये। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना, चुनार के पीले पत्थरों का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और फिर देखो इसके ऊपर जो है ना चमकदार पॉलिश की गई है। क्या की गई है बेटा, चमकदार पॉलिश। अभी भी ये बिल्कुल ऐसे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं ना, क्या है, इस पे चमकदार पॉलिश की गई है, चमकदार पॉलिश इसके ऊपर की गई है।
इसके ऊपर क्या की गई है बेटा, चमकदार पॉलिश की गई। आगे बात समझ में क्लियर है। आगे हम यदि चर्चा करते हैं गुहा अभिलेखों की, किसकी, गुहा अभिलेख। तो गुहा कैसे, इस प्रकार की बड़ी बड़ी गुफाएं थी, ठीक है। और इस गुफाओं का वस्तुतः निर्माण किसके लिए किया गया, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए इन गुफाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इन गुफाओं के अगले यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग में 1 या 2 लाइनें लिख दी जाती थी, 1 या 2 लाइनें लिख दी जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका गुफाओं से भी बनता है, तो याद रखिएगा कि गुहा अभिलेख, ठीक है ना, मौर्य काल की देन है। पहली बार मौर्य काल में पहली बार गुफा स्थापत्य कला का जन्म हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मौर्य काल की नवीन देन क्या है भारतीय इतिहास को, तो गुफा जो है, गुफा स्थापत्य कला, पहली बार गुफाओं का निर्माण किया गया। कौन से काल में किया गया, मौर्य काल में। कौन से काल में किया गया था बेटा, मौर्य काल में किया गया। कुल गुफाओं की यदि हम संख्या की बात करें, कुल गुफाओं की संख्या, कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, कुल कितनी गुफाएं हैं, ठीक है ना, गुहा कितने हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कुल कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखिएगा कुल गुफाएं कितनी हैं, कुल 7 गुफाओं का उल्लेख मिलता है। कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं हैं। उन 7 गुफाओं में से देखो, ध्यान से सुनना, इन 7 गुफाओं, इन गुफाओं का निर्माण 2 मौर्य लोगों के द्वारा किया गया था। एक किया गया अशोक के द्वारा, दूसरा दशरथ के द्वारा। दशरथ कौन, उसका पुत्र, पौत्र, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एक तो आपका अशोक, एक आपका कौन है, अशोक। इन अशोक ने आजीवक धर्म के निवास के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, अशोक की 3 गुफाएं मिलती हैं। अशोक की कितनी गुफाएं मिलती है बेटा, 3 गुफाएं मिलती है, जबकि 4 गुफाएं किसकी मिलती है, दशरथ की मिलती है। अशोक का पुत्र जिसका नाम क्या था, दशरथ। क्या नाम था बेटा, दशरथ, ठीक है। इस दशरथ की कितनी, 4 गुफाओं का जो है हमें उल्लेख मिलता है आजीवक धर्म के निवास के लिए। आजीवक धर्म के अनुयायी जो होते थे, इन आजीवक धर्मों के अनुयायियों के निवास के लिए इन गुफाओं का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। फिर यहाँ इनके ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर 1 या 2 लाइनें लिख दी जाती थी, और यही क्या कहलाए, गुहा अभिलेख। गुफाओं के ऊपर लिखे मिले, इसलिए ये क्या कहलाए बेटा, गुहा अभिलेख, ठीक है। आजीवक धर्म के, आजीवक धर्म के, आजीवक धर्म के अनुयायियों के, अनुयायियों के निवास हेतु, निवास हेतु, ठीक है। कुल कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया गया, 7। अशोक के द्वारा कौन कौन सी 3 करवाया गया, तो कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा, आगे चर्चा करेंगे। दशरथ के द्वारा कौन कौन सी का निर्माण कराया, गोपी, वापी, पद्धथिक और लोमेश ऋषि। ये 4 गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है, ज्यादातर वृहद वाला ही याद रखना आपको। वृहद स्तंभलेख से भी प्रश्न आता है आपका, और वृहद शिलालेख से भी प्रश्न आपका आता है, ठीक है। हो गई बात क्लियर, चलिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। एक नोट लगा करके मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ आपके लिए कि नोट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है कि गुफा स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, गुफा स्थापत्य मौर्य काल की देन है, मौर्य काल की देन है। किसकी देन है बेटा, मौर्य काल की देन है।
ठीक है, आ गई बात समझ में। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इन वृहद शिलालेखों की। किसकी बात कर लेते हैं? वृहद शिलालेखों की। कौन कौन से 14 जो है 8 स्थानों से मिलते हैं, 14 लाइनों की हमने बात की, कौन से राज्य में है और इसकी लिपि क्या है। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा वृहद शिलालेख क्या है? वृहद शिलालेख। तो वृहद शिलालेख कैसे, अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार के होते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों को, इस प्रकार की जो चट्टानें होती थी, इन चट्टानों को काट करके इसका अगला हिस्सा सपाट करवा करके यहाँ पर इसमें 14 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 14 लाइनें मिलती। इस एक लाइन का मतलब क्या है? एक शिलालेख है। इस एक लाइन का मतलब क्या है बेटा? एक शिलालेख है, याद रखिएगा। ठीक है, 14 लाइन है। कितनी लाइन है? 14 लाइन है। और स्थान कितने हैं? 8 स्थान है। कितने स्थान है बेटा? 8 स्थान है। उन स्थानों के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं स्थान, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर राज्य। क्या लिख रहा हूं? राज्य। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लिपि। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? लिपि। यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना है भाई, ध्यान रखना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से स्थान है? 8 स्थान है। कितने स्थान है? 8 स्थान है। ठीक है, तो राज्य भी 8 ही होंगे। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाने का प्रयास करता हूं आपसे। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं, भैया सोते कब हो? बहनें तो दिन में शायद सोती नहीं है ना, उनको बेचारियों को कहाँ टाइम मिलता है ना, पढ़ाई करती हैं, घर का भी काम में सहयोग करती हैं। हम भाई लोग कई बार है ना सो जाते हैं। कब सोते हो? सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब? चलिए देखिएगा भाई, कोई बात नहीं, दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, ठीक है, करना भी चाहिए, है ना। पूरे दिन पढ़ते हो, थक भी जाते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दोपहर में तो रेस्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन शाम को नहीं सोना है, क्योंकि शाम को तो वैसे भी प्राचीन भारत में परंपरा रही है कि भाई शाम का जो समय होता है वो दिया अगरबत्ती का होता है ना, जहाँ हम भगवान की आराधना पूजा भी करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। तो याद रखिएगा कि शाम को नहीं सोना है। कब नहीं सोना? शाम को नहीं सोना है, मतलब नहीं ही सोना है। क्यों? क्योंकि शाम को जो सोए वो गधा है। शाम को जो सोए वो क्या है बेटा? गधा है। देखो कैसे है, हमारे बहुत काम की चीज है ये। स्थान लिख रहा हूं मैं, देखो कैसे याद करना है? याद रखना है, शाम को सोए जो क्या है? गधा। शाम को सोए जो क्या है बेटा? गधा है। क्या है? गधा है। ये लो साहब। अब कैसे? देखो याद रखना बेटा, सा से याद रखिएगा शाहबाज गढ़ी। शब्द क्या याद रखेंगे? शाहबाज गढ़ी। ठीक है। मां से याद रखिएगा मान सहरा। क्या याद रखेंगे? मान सहरा। ठीक है। को से याद रखिएगा कालसी। को से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कालसी। सो से याद रखिएगा सोपारा। सो से क्या याद रखेंगे? सोपारा। अ से याद रखिएगा अर्रगुड़ी। अर्रगुड़ी। जो से याद रखिएगा जोगढ़। जो से क्या याद रखेंगे? जोगढ़। ठीक है। ग से याद रखिएगा गिरनार। क्या याद रखेंगे? गिरनार। दा से याद रखिएगा धोली।
बस काम हो गया हमारा। ये 8 स्थान याद हो गए आपके। ज़्यादा से ज़्यादा आरएस वगैरह में और रीट वगैरह में ये जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, कोई भी आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपका ज़रूर प्रश्न आता ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, सोपारा, अर्रगुड़ी, जोगढ़, गिरनार और धौली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थान हो गए ना। अब देखो याद रखना कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? पाकिस्तान में है। ये दोनों के दोनों कहां पर है? पाकिस्तान में। अगली बात समझ में बेटा क्लियर हो गया ना। कालसी की यदि हम बात करें तो कालसी आपकी बेटा याद रखिएगा उत्तराखंड में है। कालसी आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। सोपारा की यदि हम बात करें तो सोपारा महाराष्ट्र में है। सोपारा आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अर्रगुड़ी की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा अर्रगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, करनूल में। ठीक है, अर्रगुड़ी कहां पर है आपकी? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जोगढ़ की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? जोगढ़, है ना। जोगढ़ कहां पर है? तो याद रखिएगा जोगढ़ आपका उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। जोगढ़ आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गिरनार की। तो गिरनार आप लोगों को पता है कि कहां पर है? गुजरात में है। गिरनार कहां पर है आपका? गुजरात में है। और फिर यदि हम बात करें धौली की तो धौली भी आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। धौली भी आपका कहां पर है बेटा? उड़ीसा में है। धौली भी आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। धौली आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, हो गए 8 याद। ठीक है, देखो शाहबाजगढ़ी, मानसेरा दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। कालसी, सोपारा, अर्रगुड़ी ये सारे के सारे भारत में है। ठीक है ना। अब देखो याद रखना एक बात, विशेष महत्वपूर्ण बात, भारत में जितने भी शिलालेख या अभिलेख मिले उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। भारत में देखो इधर लिख रहा हूं साइड में, है ना। भारत में लिपि, भारत से प्राप्त जितने भी हुए हैं उनकी लिपि कौन सी है बेटा? याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और जो भारत से बाहर है, भारत से बाहर, भारत से बाहर जो है उनकी क्या है? भारत से जो बाहर हैं उनकी लिपि कौन सी है बेटा? खरोष्टी। भारत से बाहर जो है उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी है। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं प्रश्न। ठीक है प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा इन दोनों की लिपि कौन सी है बेटा, क्या बोलोगे? सीधी सीधी कि गुरुजी भारत से बाहर है पाकिस्तान, तो इसलिए कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि है। ठीक है, हो गई बात क्लियर? समझ में आ गया ना कि भारत से जितने भी बाहर है उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी। और भारत के अंदर जितने भी है उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। भारत से जितने भी भारत में अंदर हैं उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अरे ओहो, गड़बड़ हो गई भाई। क्या हो गई है? क्या हो गई भैया? गड़बड़ हो गई। याद रखना, क्या याद रखोगे कि सर ने कहा था कि भारत में जो है भारत वालों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। फिर उन्होंने, सर ने क्या कहा? अरे आ जाओ यहां। अरे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अर्रगुड़ी जो हवाला है, याद रखिएगा कौन सा बेटा? अर्रगुड़ी वाला जो है कौन सा वाला? अर्रगुड़ी। ये अर्रगुड़ी जो है वो 2 लिपियों में मिलता है वस्तुतः, ब्रुस्टोफेदम में है। किसमें है? ब्रुस्टोफेदम। क्या होती है? वह लिपि जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है उसको ब्रुस्टोफेदम लिपि बोलते हैं ना। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो गया? मिक्सर है ये।
आगे बात समझ में, द्विभाषी है। कैसा है? द्विभाषी है ये। तो इसमें मैंने कौन सी लिपि है? ब्रुस्टोफेदन है बेटा, याद रखिएगा कौन सी है? ब्रुस्टोफेदन लिपि है। इसकी लिपि कौन सी है? ब्रुस्टोफेदन। द्विभाषी है ये। कैसा है? द्विभाषी है ये। कैसा है ये? द्विभाषी है। आगे बात समझ में क्लियर है? समझ में आ गई ना? ब्रुस्टोफेदन है, द्विभाषी है। ब्रुस्टोफेदन कैसे होती है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता यदि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो ब्रुस्टोफेदन लिपि थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। आपको पता है खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी बाएं से दाएं। तो इन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ब्रुस्टोफेदन है, द्विभाषी है। कैसा ये? द्विभाषी। भारत में एकमात्र ऐसा वृहद शिलालेख है, याद रखिएगा, भारत में एकमात्र ऐसा वृहद शिलालेख है जो कि द्विभाषी है। कौन सा है बेटा? अर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश वाला है। कौन सा है? अर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश वाला है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में एक और है, शेर ए कुना। कौन सा? शेर ए कुना, गांधार में, पाकिस्तान में। तो उसकी भी जो है वो भी द्विभाषी मिलता है, वो ग्रीक और यूनानी लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी एक बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं बेटा प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी? कि ये जो 8 वृहद शिलालेख मिले हैं ना, ये 8 वृहद शिलालेख अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते थे। क्या? नोट लगा करके लिख रहा हूं कि अशोक के ये 8 शिलालेख, अशोक के ये 8 स्थान, ठीक है ना, अशोक के ये 8 स्थान अशोक की राज्य की, अशोक के साम्राज्य की, अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते थे। सीमाओं का निर्धारण करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर हो गई ना? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, हमने बात कर ली अशोक के वृहद शिलालेखों की, जो कि इनकी संख्या कितनी है? 14 लाइन है। प्रत्येक लाइन का मतलब इसका बेटा क्या है? संख्या है। ठीक है, एक लाइन का मतलब एक शिलालेख हो गया। तो कुल कितनी? 14 शिलालेख है। कितने स्थानों से मिलते हैं? 8 स्थानों से मिलते हैं। मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्तंभ लेखों की भी हमने जब बात की तो मैंने एक तो आपको कहा कि वृहद स्तंभ लेख और दूसरे कौन से? लघु स्तंभ लेख। एक तो आपका कौन सा? वृहद स्तंभ लेख और दूसरा आपका कौन सा? लघु स्तंभ लेख। तो वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। और कितने स्थानों से मिलते हैं? 6 स्थानों से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका यहां से बन सकता है, देखो ध्यान रखना। ठीक है, वृहद स्तंभ लेखों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए खैर इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। जब
हम लोग कला संस्कृति की बात करेंगे तो मैं इसको वापस थोड़ा अलग, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसको और ज़्यादा हम व्यापक रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल दिमाग में इतना ही रखना, मैंने आपको ये 8 वृहद शिलालेख बता दिए, स्थान बता दिए, इनकी लिपियाँ बता दी, ठीक है। फिर हमने अभिलेखों की बात कर ली, शिलालेख, वृहद और लघु। वृहद की संख्या कितनी, 8, माफ कीजिएगा 14, कितने स्थानों से, 8 स्थानों से। फिर हमने लघु की बात कर ली, 17 स्थान से मिलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, 1 या 2 लाइनें मिलती है। स्तंभ लेखों की हमने चर्चा की, किस प्रकार से क्या क्या होते हैं, वृहद और लघु कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलते हैं। और फिर हमने बात कर ली गुहाभिलेख की और गुहाभिलेख किस प्रकार के होते हैं, क्या तरीके की चीज़ें होती है, ये हमने सारी की सारी चर्चा कर ली है, जो हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। शिलालेखों से अशोक के राज्य की प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख मिलता है। स्तंभ लेखों से भी इस प्रकार की नीतियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ कई स्तंभ लेख ऐसे हैं जहाँ से हमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम आगे बात करेंगे रुम्मिनदेही अभिलेख की, है ना, रुम्मिनदेही स्तंभ लेख जो लगाया गया था, ठीक है। वहाँ से हमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। एकमात्र ऐसा अभिलेख माना जाता है जहाँ से हमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक के लुम्बिनी ग्राम की यात्रा का उल्लेख मिलता है। उसके लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त घोषित करने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अलग, जब मौर्यकालीन कला संस्कृति वाला जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब हम लोग इसकी और ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मौर्यकालीन कला संस्कृति में फिर मैं आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली कि मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे, ठीक है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, अभी मैं केवल आपको नाम बता देता हूँ, फिर और ज़्यादा इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक काम हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों के भी दिमाग में रहेगा कि गुरुजी बीच में बताते बताते छोड़ ही दिया, चलो बता ही देता हूँ, है ना। वृहद स्तंभ लेखों की हम लोग बात कर लेते हैं। वृहद स्तंभ लेख, देखो ध्यान देना बेटा, स्तंभ लेख हमने कहा, एक तो आपके वृहद स्तंभ लेख, क्या है, वृहद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और दूसरा हमने बात क्या की, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। चलिए इसको यहीं पर अपन निपटा लेते हैं भाई, ठीक है। वृहद स्तंभ लेखों की मैंने आपको बात कही, मैंने कहा कि संख्या कितनी बेटा, संख्या कितनी, तो संख्या याद रखिएगा कि 7, मतलब लाइनें कितनी है, 7 है। कितनी लाइनें हैं, 7। जबकि स्थानों की यदि हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, स्थान की यदि हम बात करें, तो स्थान आपके कितने हैं, 6। कितने स्थान है, 6 स्थान है। यदि हम बात करें इस लघु स्तंभ लेखों की, तो लघु स्तंभ लेखों की मूलतः 5 है संख्या, मूलतः 5 स्थानों से मिलते हैं, मूलतः 5 स्थानों से प्राप्त है, स्थानों से प्राप्त है। कौन कौन से 5 स्थान है वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और संख्या निर्धारित नहीं है। संख्या निर्धारित इसलिए नहीं है कि किसी पे 1 लाइन मिलती है, किसी पे 2 लाइन मिलती है, किसी पे 3 लाइन मिलती है, ठीक है ना, और किसी पे ज़्यादा लाइनें भी मिलती है, इसलिए संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। वृहद शिलालेखों की संख्या निर्धारित है, वृहद स्तंभ लेखों की संख्या भी निर्धारित है। क्यों, क्योंकि एकमात्र ऐसा है जिस पर पूरी 7 लाइनें मिलती है, बाकी पर 6 लाइनें मिलती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है कि फिक्स चीजें नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों से मिलते हैं, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलवी सागर और रुम्मिनदेही, ठीक है ना। ये आगे हम लोग बात करेंगे। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलवी सागर और रुम्मिनदेही, ये 5 स्थान है। इनमें क्या क्या चीजें हैं आगे बात करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं यदि वृहद स्तंभ लेखों की, किसकी, वृहद स्तंभ लेखों की। तो वृहद स्तंभ लेख लगाए गए क्यों? अशोक ने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए किसके द्वारा लगवाए गए, एक तो पहली बात,
किसके द्वारा लगवाए गए थे? अशोक के द्वारा, वृहद स्तंभ लेख। और फिर एक प्रश्न कहीं ना कहीं आता है, अब थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, कि अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ऐसा माना जाता है कि किसके द्वारा मिली थी बेटा? याद रखिएगा कि ईरानी शासक डोरियस प्रथम। भारत के ऊपर यदि प्रथम विदेशी आक्रमण की बात करते हैं, ये प्रश्न किसी ने पूछा था जब मैंने आपको घनानंद वाला जो पार्ट पढ़ाया था, यूनानी वाला आक्रमण, ठीक है। तो यदि भारत के ऊपर देखो, जो सुन रहे हैं, जिस भाई ने या जिस बहन ने किसी ने प्रश्न पूछा था, उसको भी जवाब मिल जाएगा कि भारत के ऊपर जो प्रथम विदेशी आक्रमण माना जाता है, वो विदेशी आक्रमण माना जाता है बेटा हखमानी वंश का सफल आक्रमण माना जाता है ना। ईरानी शासक जो हुआ करते थे हखमानी वंश, और हखमानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था डोरियस प्रथम। क्या नाम था? डोरियस प्रथम। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी डोरियस प्रथम से अशोक को स्तंभ लेख लगाने की जो है प्रेरणा मिली, ठीक है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? डोरियस प्रथम से जो है इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार की किंवदंतियां, ये बातें यथार्थ रूप में सही नहीं है। जब हम मौर्यकालीन कला संस्कृति की बात करेंगे तो मैं दोनों को कंपैरिजन करवाऊंगा आपको, और फिर आप कह दोगे कि हाँ जी सर सही कह रहे हो कि अशोक ने स्वयं अपने मस्तिष्क की उपज थी अशोक की, ठीक है, उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिली थी, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वृहद स्तंभ लेखों की। ठीक है, याद रखिएगा कि वृहद स्तंभ लेखों की संख्या तो कितनी है बेटा? 7 है। कितने स्थानों से मिलते हैं? 6 स्थान। कितने स्थान से मिलते हैं? 6 स्थान से मिलते हैं। कितने स्थान है? 6 स्थान। कौन कौन से हैं? पहली बात याद रखिएगा कि इन जितने भी मिले हैं, इन समस्त जितने भी मिले हैं, इन समस्त स्तंभ लेखों की एक ही लिपि है, केवल ब्राह्मी लिपि में है, केवल ब्राह्मी लिपि में है। केवल कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में ही अंकित मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि। केवल और केवल कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। स्तंभ लेख जितने भी मिले हैं अशोक के, वो समस्त स्तंभ लेख कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कौन कौन से स्थान है? देखो ध्यान से सुनना। नंबर 1 दिल्ली टोपरा। नंबर 1 आपका कौन सा है? दिल्ली टोपरा। अब मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूं, देखो, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा। अब देखो, पहले दिल्ली लिखा है फिर बाद में टोपरा लिखा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब ये है बेटा कि अभी ये पहला जो इसका नाम है, ये इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। ये इसकी कौन सी स्थिति को दर्शाता है? वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि ये वर्तमान में तो कहां पर है? ये दिल्ली में है। पहले पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति कौन से को? अगला जो शब्द लिखा है पूर्व को दर्शाता है, पूर्व स्थिति को दर्शाता है। तो ये पहले कहां पर था? याद रखिएगा कि पहले ये टोपरा में था। पहले कहां पर था? टोपरा में। तो भैया दिल्ली लेकर आया होगा ना इसको कोई ना कोई, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक इसको टोपरा, अंबाला, हरियाणा से, टोपरा कहां पर है? अंबाला, हरियाणा में, और यहां से कहां लेकर के आया? दिल्ली लेकर के आया। कहां लेकर के आया? दिल्ली लेकर के आया। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि पूरी 7 लाइनें मिलती हैं, पूरी 7 लाइन मिलती है। एकमात्र ऐसा है, ठीक है, एकमात्र ऐसा है ना, जिस पर पूरी की पूरी कितनी लाइनें मिलती है? 7 लाइनें मिलती है। अन्य पर कितनी लाइनें मिलती है? 6। अभी हमने बात करी थी कि अशोक के कौन से अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया, तो सबसे पहले दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। पूरी की पूरी कितनी लाइनें हैं? 7 लाइनें आपको यहां से देखने को मिलती है। बाकी अन्य पर, यहीं पर लिख रहा हूं कि अन्य पर केवल 6 लाइनें ही मिलती है।
अन्य पर 6 लाइन मिलती है। अन्य पर कितनी लाइन मिलती है बेटा? 6 लाइन मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम बात करें दिल्ली टोपरा, नंबर 2 दिल्ली मेरठ सबसे पहले खोजा गया था। दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, ठीक है ना। कहां था ये? पहले मेरठ में था, उत्तर प्रदेश में। टोपरा हरियाणा में है। देखो टोपरा कहां पर है बेटा? हरियाणा। और मेरठ कहां पर है? यूपी। ठीक है, तो पहले कहां पर था? मेरठ में। अब कहां पर है? दिल्ली में है। अब कहां पर है? दिल्ली में है। देखो ध्यान से सुनना कि नंबर 1 व 2, 1 व 2, ये नंबर 2, इन दोनों स्तंभ लेखों को, इन दोनों स्तंभ लेखों को, दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। कौन लेके आया बेटा? दिल्ली लेके आया। कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक लेके आया। कौन कौन से को? दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा नंबर 3 लोरिया अरराज, लोरिया अरराज। नंबर 4 लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। नंबर 5 रामपुरवा, और नंबर 6 प्रयाग वाला। ठीक है, प्रयाग कौशाम्बी, प्रयाग कौशाम्बी। ठीक है, एक ही बात है। देखो ध्यान रखना, ऊपर वाले जो 3 है कौन से? लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये कहां पर है? बिहार के चंपारण में स्थित है। बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। चंपारण आंदोलन, ठीक है ना, चंपारण जिले में स्थित है। और देखिएगा लास्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? प्रयाग कौशाम्बी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। अकबर द्वारा इलाहाबाद, ठीक है, अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। किले में लगवाया गया। ठीक है, इलाहाबाद किले में किसके द्वारा लगवाया गया था? ठीक है, अकबर के द्वारा। कौन से वाले को? कौशाम्बी वाले को। ठीक है ना, कौशाम्बी से कहां पर लेकर के आए इसको? प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे हम बोलते हैं, वहां के किले में लगवा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसके पीछे एक मजेदार कहानी भी है। ठीक है, वो सारी कहानी तो हम बात करेंगे जब मौर्यकालीन कला संस्कृति साहित्य, पूरा कला संस्कृति वाला अलग से चैप्टर दूंगा। थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा स्पीड का कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है ना,
मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है कि आप में से कई लोग विद्वान हो, बहुत ज़्यादा विद्वान हो, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं सबसे कमज़ोर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा हो तो वो तुरंत पर चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ में ज़रूरी थोड़ी है कि सारे एक ही सब्जेक्ट के लोग हों, है ना। ठीक है, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है अपने को, ठीक है ना। चलिए, तो अगली हम जो क्लास होगी उसमें मौर्यकालीन शासक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे, अशोक की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त और आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।